तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया था, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको क्लास 12th फिजिक्स के पार्ट वन से कितने डिफिनीसन आपको तैयार करने हैं। तो वो सारे डिफिनीसन इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। इतने डिफिनीसन अगर आप यानी परिभाषा अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको कुछ अलग परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको डेरिवेशन तैयार करना है और न्यूमेरिकल तैयार कर लेना। और मैं आपको बताऊंगा वो भी कि कितने नियम आपको तैयार करने हैं, कितने न्यूमेरिकल आपको तैयार करने हैं, कितने डेरिवेशन आपको तैयार करने हैं, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज जो वीडियो है वो किस पर है, महत्वपूर्ण परिभाषा पर। पार्ट वन में कौन कौन से परिभाषा आपको तैयार करने हैं वो सारा मैं लेकर आया हूँ आज इस वीडियो में। एक एक डिफिनीशन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, एक एक डिफिनीशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू होते हैं, यहीं से हम शुरू हो जाते हैं। पहला 15 नंबर जो है, देखिए वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब ये क्या होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, तो समझिए। जब कोई क्या होता है वैद्युत परपथ होता है और उस वैद्युत परपथ में क्या होता है, उच्च आवृत्ति की तरंग, वैद्युत धारा का यानी वैद्युत धारा की जो है वो उच्च आवृत्ति से बदलती है। क्या होता है, जब कोई क्या होता है वैद्युत परपथ में उच्च आवृत्ति की वैद्युत धारा बदलती है तो उस परपथ में जो ऊर्जा होती है वो तरंग के रूप में, किसके रूप में, तरंग के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। डिफिनीशन फिर से आप सुनिए, क्या होता है, जब कोई वैद्युत परपथ होता है तो जब किसी वैद्युत परपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है तो उस वैद्युत परपथ की ऊर्जा जो होती है वो चारों ओर तरंगों के रूप में प्रसारित होने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। डिफिनीशन यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो याद रखिएगा, एक एक डिफिनीशन मैं यहाँ पर लिख दूंगा, सारा डिफिनीशन लिखूंगा, उसे आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जब जब किसी विद्युत परपथ जब किसी विद्युत परपथ में विद्युत धारा की उच्च आवृत्ति बदलती है, विद्युत धारा की उच्च आवृत्ति बदलती है, उच्च आवृत्ति बदलती है तो परपथ परपथ की ऊर्जा, परपथ का ऊर्जा तरंगों के रूप में, किसके रूप में, तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है, प्रसारित होने लगती है। ठीक बेटा, इसे ही इन तरंगों को ही वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक बेटा, ये क्या हो गया आपका, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की डिफिनीशन हो गई। क्या हो गई, विद्युत चुंबकीय तरंग की डिफिनीशन क्या है, जब किसी विद्युत परपथ में विद्युत धारा की उच्च आवृत्ति बदलती है तो क्या होता है, परपथ से तरंगे जो हैं वो चारों दिशा में क्या हो जाती हैं, प्रसारित यानी फैल जाती हैं। तो इन तरंगों को ही हम क्या कहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। सिंपल सा डिफिनीशन मैंने आपको बता दिया। कैसे जाती हैं, तो यहाँ पर देखिए, ये है क्या, ये है चुंबकीय विद्युत क्षेत्र, ये क्या है, ये है विद्युत क्षेत्र यानी ई, और यह चुंबकीय क्षेत्र यानी बी। तो इसके लंबवत इस तरफ जो जाएंगी तरंगे वो ऐसे होकर जाएंगी,
ठीक बेटा, ऐसे जाते हैं तरंगे। अब ये वैद्युत क्षेत्र ई है, ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ये ई हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ये ई हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। अब ये जो तरंगे जा रही हैं, ये तरंगे कौन सी तरंगे हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक बेटा, याद रखिएगा, ये वैद्युत क्षेत्र ई है, ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, और ये जो तरंगे जा रही हैं ये कौन सी तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हो जाती हैं। ठीक बेटा, तो ये हो गया आपका 15 नंबर डिफिनीशन आपका कंप्लीट होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, 14 नंबर डिफिनीशन क्या है, अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति हम किसे कहते हैं, तो समझिए बिल्कुल सिंपल सा है, आपको ये कहीं डिफिनीशन जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ, सारा कुछ इसी में आपको तैयार करा देने वाला हूँ। अनुनादी आवृत्ति क्या होता है, अनुनादी आवृत्ति। अब अनुनादी आवृत्ति क्या होता है, देखिए, तो वह आवृत्ति होती है जो क्या होता है, प्रत्यावर्ती परपथ में विद्युत धारा का मान अधिकतम प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति। यानी वह आवृत्ति जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती परपथ में अधिकतम धारा का मान प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। तो चलिए यहां पर हम डिफिनीशन लिख देते हैं कि वह आवृत्ति जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती परिपथ में विद्युत धारा का मान अधिकतम प्राप्त होता है, विद्युत धारा का मान अधिकतम प्राप्त होता है, उसे प्रत्यावर्ती परिपथ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया क्या, अनुनादी आवृत्ति। अब अनुनादी आवृत्ति की स्थिति में जो XL होता है वो बराबर होता है XC के। ठीक बेटा, ये याद रखना, अनुनादी आवृत्ति में जो प्रेरण प्रतिघात होता है वो क्या होता है, धारतीय प्रतिघात के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। ठीक बेटा, तो ये हो गया अनुनादी आवृत्ति की डिफिनीशन, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया। अब इसके बाद आता है आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, देखिए यहाँ पर हेडिंग करिए सबसे पहले, अन्योन्य प्रेरण गुणांक ये क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। देखिए अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, दो कुंडलियों के बीच होता है, ये जो घटना है अन्योन्य प्रेरण का, ये दो कुंडलियों के बीच में होता है। अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, तो चलिए इसे भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक समझिए क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, दो कुंडली होती हैं और दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के परिवर्तन दर के मान एकांक होने पर दूसरी कुंडली में उत्पन्न विद्युतवाहक बल को उन दोनों कुंडलियों के बीच का क्या कहते हैं, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। फिर से देखिए, जब क्या होता है, दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के दर का मान एकांक होने पर, प्रवाहित विद्युत धारा के दर का मान एकांक होने पर दूसरी कुंडली में उत्पन्न विद्युतवाहक बल के मान को हम क्या कहते हैं, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ करना ही नहीं है। क्या होता है देखिए, यहाँ समझिए, फार्मूले से मैं बताता हूँ अन्योन्य प्रेरण का फार्मूला क्या होता है।
तो अन्योन्य प्रेरण का फार्मूला होता है, समझिए यहाँ पर, M इजक्वल टू होता है E2 बटा डेल्टा I1 बटा डेल्टा T, ये होता है। अब ये देखिए दो कुंडली है, तो पहले कुंडली में अगर क्या है, धारा परिवर्तन की दर का मान एकांक कर दिया जाए, तो द्वितीय कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो किसके बराबर होगा, M के बराबर होगा, यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होगा। तो इसी चीज को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए क्या है कि जब दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के दर का मान एकांक होने पर द्वितीयक या दूसरी कुंडली में, लिखिए दूसरी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के मान को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, ठीक बेटा। ये हो गया आपका क्या, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की डिफिनीशन, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया है, ठीक बेटा। तो इस प्रकार से कितने हो गए, 3 टॉपिक आपके कंप्लीट होते हैं, 15 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से, 12 नंबर क्वेश्चन। क्या है ये स्वप्रेरण गुणांक है। अन्योन्य प्रेरण की जो घटना है वो दो कुंडलियों के बीच में होती है, और स्वप्रेरण की जो घटना है वो क्या होता है, एक कुंडलियों के बीच में होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए उसे भी देख लेते हैं। सेम इसी तरह का वो भी है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत इसमें नहीं है, बस आपको क्या करना है, ध्यान से समझ लेना है और आपको छाप देना है बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक हम किसे कहते हैं, समझिए। तो क्या होता है, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान के मान को एकांक करते हैं, तो उस कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। सिंपल सा है। इसमें भी देखिए L बराबर होता है क्या, -E बटा डेल्टा I बटा डेल्टा T। तो ये क्या है, धारा के दर है, विद्युत धारा का दर है। जब क्या होता है, किसी कुंडली में विद्युत धारा के दर के मान को एकांक करते हैं, तो उस कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। तो यही चीज मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दर को एकांक करते हैं, विद्युत धारा की दर के मान को एकांक करने पर कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं।
को उस कुंडली का संप्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया क्या, तो संप्रेरण गुणांक की घटना। ये हो गया संप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, मैंने बता दिया। फार्मूला क्या होता है उसे भी मैंने बता दिया। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक बेटा, आगे हम बढ़ते हैं क्या, तो आगे आपका है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब चलिए देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हम किसे कहते हैं। समझे, जब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से अभिलंबवत स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर जो लगने वाला बल आघूर्ण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझे फिर से, ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अब इसके अभिलंबवत क्या हो जाए, एक चुंबकीय द्विध्रुव हो जाए, यानी -m और +m हो जाए। ठीक बेटा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये ध्रुव है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, यानी B की दिशा है। अब इसके लंबवत, अभिलंबवत यानी 90 डिग्री पर एक चुंबकीय द्विध्रुव स्थित है। इस पर जो बल आघूर्ण लगेगा उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यानी डिफिनीशन आप क्या लिखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, तो समझिए, लिखेंगे आप कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत स्थित, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सिंपल सा है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण कहते हैं। ठीक बेटा, इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल M बराबर अगर हम बात करें फार्मूला क्या होता है, तो N इंटू आई इंटू ए होता है। ठीक बेटा, याद रखिएगा, M इजकल टू N इंटू आई इंटू ए होता है। ये होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का डेफिनेशन, और ये हो गया फार्मूला। आगे हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध हम किसे कहते हैं। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इसे हम रेस कर देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, आपको सारे डेफिनेशन मैं इसी वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। ठीक बेटा, तो यहाँ पर देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो समझिए, तो किसी वैद्युत चालक या कह सकते हैं किसी वैद्युत परिपथ में, ठीक बेटा, किसी वैद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस परिपथ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। समझे यहाँ पर, या उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे, पर डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि किसी चालक के अंदर, किसी
वैद्युत चालक के अंदर, वैद्युत चालक के अंदर, के अंदर किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और तथा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर धारा घनत्व, धारा घनत्व के अनुपात को, के अनुपात को उस चालक, उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, कहते हैं। इससे तो आप जानते हैं रो से ही प्रदर्शित करते हैं, तो रो इजक्वल टू ई बटा जे हो जाएगा। ठीक बेटा, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। आगे हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के बाद गतिशीलता का। गतिशीलता का डेफिनेशन बहुत पूछा जाता है, क्या होता है चलिए उसे भी हम देख लेते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। क्या होता है गतिशीलता का डेफिनेशन? बहुत इजी है, अगर आप लोग जानते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो मैं अभी तो आपको बताने ही वाला हूँ। देखिए बहुत इजी डेफिनेशन है, लेकिन ये पूछे जरूर जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में पूछे जरूर जाते हैं, तो आपको इसे याद करना है, मिस नहीं करना है। तो गतिशीलता हेडिंग करिए सबसे पहले, गतिशीलता। अब गतिशीलता क्या होता है समझिए, इसे म्यू से हम प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर जो होता है फार्मूला वो v सफिक्स डी यानी अनुगमन वेग बटे क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही होता है। तो ये क्या होता है समझिए, किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। तो इसी चीज को यहां पर लिख देना है कि किसी आवेश वाहक के का अनुगमन वेग, का अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। ठीक बेटा, इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया क्या, तो ये हो गया आवेश वाहक यानी गतिशीलता का ये डिफिनीशन हो गया। ठीक बेटा, ये फार्मूला हो गया, मैंने लिख दिया। अब इसके बाद जो आता है आपका वो क्या आता है, धारा घनत्व आता है। क्या आता है, धारा घनत्व आता है। तो चलिए उसे भी हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। धारा घनत्व किसे कहते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे लास्ट वीडियो तक तो सारा डेफिनेशन आपको आ जाएगा, क्योंकि बहुत इजी मेथड से मैं डेफिनेशन बताने वाला हूँ। अगर चले जाएंगे स्किप करके तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, मेरा तो कुछ जाने वाला नहीं है, बस आपका डेफिनेशन क्लियर नहीं हो पाएगा। धारा घनत्व, धारा घनत्व हम किसे कहते हैं बताइए जरा, बोलिए। धारा घनत्व हम किसे कहते हैं, तो फार्मूला इसका होता है धारा घनत्व का J इक्वल टू आई बटा ए, ये होता है। अब ये क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ किसी चालक के अंदर किसी बिंदु पर हाँ एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत
एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत क्या होता है? गुजरने वाली धारा को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। ये हो गया धारा घनत्व किसे कहते हैं, ये हो गया धारा घनत्व का डेफिनेशन। ठीक बेटा। अब इसके बाद जो आता है आपका टॉपिक वो क्या आता है? विभव प्रवणता आता है। क्या आता है? विभव प्रवणता। अब विभव प्रवणता हम किसे कहते हैं? तो सिंपल सा ये भी है डेफिनेशन, यहाँ पर मैं हेडिंग कर दे रहा हूँ। विभव प्रवणता ये क्या होता है? तो दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो विभव प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक बेटा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? तो विभव प्रवणता इज इक्वल टू -dB/dx हो जाएगा। ठीक बेटा। ये हो गया विभव प्रवणता का डिफिनीशन। इसके बाद आगे आ जाता है आपका, क्या आ जाता है? तो वैद्युत विभव आता है। वैद्युत विभव किसे कहते हैं? आप सभी लोग क्लास 10 से ही परिचित हैं इससे। वैद्युत विभव किसे कहते हैं? आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं। ठीक बेटा। तो वैद्युत विभव आप सभी लोग अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं अभी बताने वाला हूँ आप सभी लोग को कि वैद्युत विभव हम किसे कहते हैं। समझे क्या होता है? एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ वैद्युत विभव किसे कहते हैं। वैद्युत विभव क्या होता है? एकांक धनावेश को, जैसे ये मान लीजिए क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर एकांक धनावेश है, इसको यहाँ इस बिंदु तक लाने में जो वर्क किया जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे? वैद्युत विभव कहेंगे। तो एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। ठीक बेटा। ये हो गया वैद्युत विभव की डिफिनेशन। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? तो इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो V इक्वल टू हो जाएगा W/Q। ठीक बेटा। ये हो गया इसका फार्मूला। तो वैद्युत विभव का डिफिनेशन कितना आसान था, मैंने बता दिया, सीधा दिमाग में आपके बैठ गया होगा। इसके बाद आता है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स हम किसे कहते हैं? तो यहाँ हेडिंग करिए सबसे पहले, वैद्युत फ्लक्स। चलिए इसे भी बता देते हैं हम। देखिए वैद्युत क्षेत्र में कोई तल स्थित है, उसके अभिलंबवत जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उसकी संख्या को हम क्या कहेंगे? तो वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक बेटा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को
की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं? तो इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो फाई ई से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फार्मूला इसका? फाई ई इजक्वल टू हो जाएगा आपका, फाई ई इजक्वल टू ई ए कास थीटा हो जाएगा। ठीक बेटा, थीटा जितना होगा मान उसका उतना आता चला जाएगा। तो ये हो गया वैद्युत फ्लक्स की डिफिनीशन। आगे हम बढ़ते हैं किस तरफ? तो आवेश पृष्ठ घनत्व की तरफ। आवेश पृष्ठ घनत्व हम किसे कहते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताकर ये वीडियो जो है आपका वो समाप्त करने वाले हैं। ठीक बेटा, तो सबसे पहले अब आप हेडिंग करिए क्या? आवेश पृष्ठ घनत्व। क्या हेडिंग करिए? आवेश पृष्ठ घनत्व। हेडिंग कर लीजिए आवेश पृष्ठ घनत्व। ठीक बेटा, ये हो गया हेडिंग आपका। आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है समझिए यहाँ पर। ये क्या है? 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा एक क्षेत्रफल है। ठीक बेटा, तो किसी चालक अथवा अर्धचालक, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ये 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, चालक हो या अचालक कोई पदार्थ हो, अब इस पर जो आवेश उपस्थित होगा उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे आवेश पृष्ठ घनत्व कहेंगे। ठीक बेटा, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि अच्छा चालक अथवा अचालक, चालक या अचालक पदार्थ के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं हम? मात्रा को आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक बेटा, इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। इसके बाद आपका आता है क्या? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व अब रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? बस यहाँ क्या है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, यहाँ क्या हो जाएगा? एक एकांक लंबाई के तार में। ठीक बेटा, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ चालक या अचालक पदार्थ, अचालक। ठीक बेटा, चालक या अचालक पदार्थ के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? तो रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक बेटा, इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं? तो लेमडा से। लेमडा बराबर क्यू बटे एल हो जाएगा। ठीक बेटा, ये हो गया क्या? लेमडा का फार्मूला। ये देखिए रेखीय आवेश घनत्व कितना आसान हो गया, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना आसान हो गया, आवेश पृष्ठ घनत्व कितना आसान हो गया। दोनों डिफिनीशन मैंने बता दिया। इसके बाद आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताते हैं। क्या बताते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे क्या? तो बताएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके बाद ये वीडियो जो है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक बेटा, तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण हेडिंग करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक बेटा, ये हो गया डिफिनीशन। अब ये देखिए, ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू आवेश है और ये क्या है, ये माइनस क्यू आवेश है और ये क्या है, प्लस क्यू आवेश है। इसके बीच की दूरी क्या है, 2l है, ठीक बेटा। तो यहाँ पर देखिए, इस आवेशों में से एक आवेश लेंगे और इनके बीच की दूरी लेंगे, उनका गुणनफल करेंगे, जो प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। तो यही चीज़ मैं लिख रहा हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के अनुपात गुणनफल को क्या कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक बेटा। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डिफिनीशन। इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 2QL हो जाएगा। ये हो गया इसका फार्मूला, ठीक बेटा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी आपका हो गया। इसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसे भी हम बिल्कुल सॉल्व कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए बहुत सिंपल सा है, बस आपको ध्यान से समझना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कहते किसे हैं, ठीक बेटा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र है, उसमें क्या होता है, एकांक धन परीक्षण आवेश उपस्थित होता है, उस पर लगने वाला वैद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो चलिए इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं यानी लिख देते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा उस आवेश के अनुपात तथा उस आवेश के परिमाण के अनुपात को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, तो E से प्रदर्शित करते हैं। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो F अपान आपका हो जाएगा Q0 हो जाएगा, ठीक बेटा। ये हो गया आपका फार्मूला, वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपान Q0। मात्रा का अगर हम बात करें तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, ठीक बेटा। ये हो गया इसका क्या, डिफिनीशन और मात्रक। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट पार्ट के आपके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन थे, सारे डिफिनीशन मैंने आपको बता दी। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।